अच्छा, आप यहाँ पर कुछ सिनेरियो दिए हुए हैं, ठीक है। टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन अ प्रीवियस टॉपिक, आफ्टर 4 days आफ्टर एम आई, ठीक है, पोस्ट एम आई एंड एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट विथ फटीग एंड डिस्निया ऑन ऑस्कल्टेशन, हमें पेन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा है एट दी एपेक्स, जो रेडिएट कर रहा है एक्सिला पर। देखो, पेन सिस्टोलिक मर्मर है और एपेक्स पे अप्रिशिएट हो रहा है और एक्सिला पर रेडिएट कर रहा है, तो इट इज़ मिट्रल रिगर्गिटेशन, ठीक है। और लाइकली कॉज विल बी रप्चर ऑफ पैपिलरी मसल्स। फिर एक्यूट मिट्रल रिगर्गिटेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये पेन सिस्टोलिक मर्मर होता है 2 to 15 days प्रेजेंट करता है पोस्ट एम आई, ठीक है। और मोस्टली एक्यूट मिट्रल रिगर्गिटेशन इन्फीरियर एम आई में हमें नज़र आता है, और ड्यू टू इस्कीमिया या फिर रप्चर ऑफ पैपिलरी मसल्स ऑफ द मिट्रल वेल्व की वजह से होता है ये। अर्ली टू मिड डायस्टोलिक मर्मर या पेन सिस्टोलिक मर्मर आपको सुनाई देगा एट दी एपेक्स, ठीक है, जो कि रेडिएट कर रहा होगा एक्सिला पर। पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया और पल्मोनरी एडिमा के साथ। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, इकोकार्डियोग्राम पर करेंगे। और ट्रीटमेंट क्या होती है कि वेजोडाइलेटर थेरेपी हम देते हैं या फिर इमरजेंसी सर्जिकल रिपेयर करना होता है। देन अगेन एक केस है कि 2 days आफ्टर एम आई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा, एल्डरली पेशेंट है, प्रेजेंट कर रहा विथ फीवर एंड चेस्ट पेन, ईसीजी पे एसटी एलिवेशन एंड अपवर्ड कॉन्केविटी दिख रही है, तो डैट इज़ द केस ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। पोस्ट एम आई पेरिकार्डाइटिस की जो प्रेजेंटेशन होती है वो 2 to 3 days आफ्टर एम आई होती है। फीचर्स क्या होते हैं, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा, डैट इज़ वर्स ऑन लाइंग फ्लैट एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, प्लस माइनस आपको फीवर दिख सकता है, पेरिकार्डियल रब दिख सकता है, ठीक है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में डेवलप, जिसकी वजह से इनलार्ज ग्लोबुलर हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे नज़र आएगा, और इट इज़ कन्फर्म बाय इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। और ईसीजी पर हमें क्या नज़र आता है, वाइड स्प्रेड सैडल शेप एसटी एलिवेशन विद अपवर्ड कॉन्केविटी। और इसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट होता है वो एनसेड होता है। एनसेड हम एस्प्रिन भी दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं, इंडोमेथासिन भी दे सकते हैं, कोई भी इसमें से कोई एक एनसेड दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट जो है वो 7 to 14 days का होता है। फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन पेशेंट डेड एनाल्जेसिक जो हम वाइल इन एम्बुलेंस यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ आईवी मॉर्फिन। और फिर इसमें हमें जो है वो मोनोथेरेपी देनी होती है, यानी मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट एंड द एस्प्रिन। एम आई एनाल्जेसिक वाइल इन एम्बुलेंस हम क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट दे सकते हैं, जो कि सबलिंगुअल फॉर्म में भी होता है और स्प्रे फॉर्म में होता है। ओपॉइड दे सकते हैं इन दी एम्बुलेंस, जो कि इंट्रावास्कुलर फॉर्म में दिया जाता है। इसमें डायामॉर्फिन आ जाता है और मॉर्फिन आ जाता है, ठीक है, दे आर ओपॉइड्स। नोट, 1/3 ऑफ द पेशेंट विथ एम आई हैव नाइट्रेट रेजिस्टेंट चेस्ट पेन, देयरफॉर मॉर्फिन इज़ गिवन एडिशनली टू रिलीव द चेस्ट पेन। वाई आई वी नॉट आई एम की जो एब्जॉर्प्शन है वो अनरिलायबल है, ठीक है। अगर पेशेंट इफ़ द पेशेंट रिसीव थ्रोम्बोलाइसिस लेटर ऑन द साइट ऑफ IM इंजेक्शन माइट ब्लीड, इसी वजह से हम IV फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ओल्ड अडल्ट होता है, ठीक है, सडन कोलैप्स, नॉट ब्लीडिंग, अनकॉन्शियसनेस के साथ आएगा, तो हम क्या करेंगे, डिफिब्रिलेशन देंगे, ठीक है। और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, डेट इज़ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। ECG पर नज़र आ रहा है पेशेंट कॉन्शियस है, तो हम IV एम्योडोरॉन देते हैं। पेशेंट अनस्टेबल है, हीमोडाइनिकली अनस्टेबल है, अनकॉन्शियस है, कोलैप्स है, नॉट ब्रीथिंग है, तो इट इज़ द केस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। हमें पेशेंट का क्या चेक करना है, पल्स चेक करनी है। अगर कोई पल्स नहीं है तो अरेस्ट प्रोटोकॉल इमीडिएटली, पहले ऑक्सीजन करना है, पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। फिर अगर पेशेंट हीमोडाइनमिकली अनस्टेबल है, ठीक है, फिर हमें क्या देना है, शॉक फॉलोड बाय IV एम्योडोरॉन, फिर फर्दर शॉक देना है इफ़ नीडेड। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में जो मेन चीज़ होती है वो डिफिब्रिलेटर होता है और जो है ऑक्सीजन थेरेपी होती है। अगर हाइपोकैलेमिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हाइपोकैलेमिया को हम कैसे मैनेज करते हैं, बाय गिविंग IV फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड देते हैं अगर लेस दैन 2.5 है, अगर ग्रेटर दैन 2.5 होता है तो ओरल पोटेशियम क्लोराइड की इन्फ्यूजन करते हैं।
फिर ट्रीटमेंट क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनाट का पेरिकार्डियो सिंथेसिस होती है। अगर हमें ईसीजी पे टॉल टेंटेड टी वेव दिख रहा है तो डैट इज़ हाइपरकैलेमिया, अगर यू वेव दिख रहा है तो डैट इज़ हाइपोकैलेमिया। ठीक है, उसके बाद फर्स्टली अगर पेशेंट में आपको कॉजेज़ ऑफ हाइपरकैलेमिया क्या होता है, एस इनहिबिटर, स्पाइरोलेक्टोन, एनसेड, रिनल फेलियर, एसिडोसिस, ठीक है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एडिसन डिजीज, ऑल आर द कॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया। ठीक है, एनसेड भी हाइपरकैलेमिया करवा सकता है, एसिडोसिस की कंडीशन भी हाइपरकैलेमिया करवा सकती है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें हाइपरकैलेमिया की मैनेजमेंट क्या होती है कि हमें हार्ट को प्रोटेक्ट करना है डिस्पाइट ऑफ ईसीजी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। देन हम क्या करते हैं, इंसुलिन विद डेक्सट्रॉस देते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस द सीरम पोटेशियम। ठीक है, आ सिनेरियो टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन अ प्रीवियस टॉपिक के एक 45 ईयर ओल्ड अफ्रीकन पेशेंट है जिसका बीपी जो है वो 160/90 है ऑन 3 सेपरेट ओकेजन। व्हाट इज़ द इनिशियल मैनेजमेंट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, हम जो है अफ्रीकन कैरेबियन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ द एज। ठीक है, फिर अगेन वही सेम टॉपिक है, वाइट है, लेस दैन 55 ईयर ओल्ड है। हम फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट क्या करेंगे, हाइपरटेंशन की ACEI और ARBs देते हैं। अगर वाइट है, ग्रेटर दैन 55 ईयर ओल्ड है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, अगर अफ्रीकन है और किसी भी एज का है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही देंगे एज अ फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट। ठीक है, एनी इथनिसिटी प्लस एनी एज, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो हम उसे ACEI और ARBs देते हैं अनटिल एलएस जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो लेस देन 30 हो हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है वो एसोसिएटेड होता है एक्यूट MI के साथ। समझ में आ रही है बात। ठीक है, कैसे लेफ्ट बंडल ब्रांच को हमें पता लगेगा, तो विलियम एक निमोनिक था कि W पैटर्न इन V1 एंड M पैटर्न इन V6। समझ में आ गई बात। उसके बाद हार्ट मर्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस में हमें जो टाइप ऑफ मर्मर मिलता है डैट इज़ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है, पहले मैं इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर के बारे में बताऊंगी, फिर अर्ली फिर जो है वो पेन सिस्टोलिक मर्मर का बताऊंगी। ठीक है, फिर इसी तरह डायस्टोलिक की बताऊंगी। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर में हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस आता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस आता है। सही है, एओर्टिक स्टेनोसिस जो है वो कहाँ पर हेयर्ड होगी, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, उल्टा हो जाता है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम और रेडिएट कर रहा होगा कोरोनरी आर्टरी की तरफ। डिस्निया ऑन एक्टिविटी, एंजाइनल चेस्ट पेन और सिंकोपी सुनाई देती है। डिस्निया और ऑन एक्टिविटी, एंजाइनल चेस्ट पेन और सिंकोपी के साथ पेशेंट आता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस जो है वो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है और लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको सुनाई देगा जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम, और पल्मोनरी रेडिएट करता है ये टू लेफ्ट शोल्डर और इन्फा क्लेविकुलर एरिया। ठीक है, पेशेंट किसके साथ आएगा, सिस्टमिक स्टेनोसिस के साथ। ठीक है, फिर हमारे पास पैन सिस्टोलिक मर्मर आते हैं। पैन सिस्टोलिक मर्मर में मिट्रल रिगर्गिटेशन आ जाता है, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन आ जाता है और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VST आता है। ठीक है, तो पैन सिस्टोलिक मर्मर में हमारे पास जो पहला मिट्रल रिगर्गिटेशन है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये एपेक्स पे सुनाई देता है, और एपेक्स कहाँ होता है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन, और ये रेडिएट कहाँ करता है, एक्जिला में रेडिएट करता है। इसमें सिम्टम होंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, एडिमा के और एसाइटिस के। समझ में आ रही है। फिर उसके बाद ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन है, पैन सिस्टोलिक मर्मर है, फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देगा ओवर द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में हमेशा। फिर आ जाओ डायस्टोलिक मर्मर पर। डायस्टोलिक मर्मर में हमारे पास अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है जिसमें एओर्टिक रिगर्गिटेशन आता है और पल्मोनरी रिगर्गिटेशन आता है। सही है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन हमें राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम सुनाई देगा, एरिया वही है। ठीक है, जो एओर्टिक स्टेनोसिस का एरिया था वही एओर्टिक रिगर्गिटेशन का एरिया है।
ठीक है, लेकिन इसकी कहीं रेडिएशन नहीं नज़र आ रही आपको। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। पल्मोनरी रिगर्गिटेशन आ जाता है अर्ली डायस्टोलिक मर्मर में, अर्ली डायस्टोलिक के साथ। देखो जहाँ पर तुम्हारे पास एओर्टिक आ रहा है ना, वहाँ पे आ रहा है एओर्टिक के साथ पल्मोनरी ज़रूरी आएगा। समझ में आ रही है? अब अर्ली डायस्टोलिक में एओर्टिक रिगर्गिटेशन है और पल्मोनरी रिगर्गिटेशन है। पल्मोनरी रिगर्गिटेशन कहाँ सुनाई देता है? लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम, और कहीं पे इसकी रेडिएशन नहीं है। सिम्टम्स क्या होते हैं? राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी रिगर्गिटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है ना वो पुल्ड बैक हो रहा होता है ऑर्गन्स में। उसके बाद जो है फिर हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है? मिड लेट डायस्टोलिक मर्मर विथ ओपनिंग क्लिक, दैट इज़ मिट्रल स्टेनोसिस। ओपनिंग क्लिक अगर क्वेश्चन में बहुत दफ़ा मेंशन किया हुआ होता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर विथ ओपनिंग क्लिक है। मिट्रल स्टेनोसिस हमें एपेक्स पे सुनाई देगा, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? हार्ट फेलियर के होते हैं। और उसके बाद हमारे पास डायस्टोलिक रंबल किस में सुनाई देता है? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में सुनाई देता है, ठीक है। डायस्टोलिक रंबल ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में सुनाई देता है। ये फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ओवर द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे अप्रिशिएट होता है। फ्लटरिंग डिस्कम्फर्ट इन द नेक, ठीक है, जो सिम्टम होंगे क्या होंगे? फ्लटरिंग डिस्कम्फर्ट इन द नेक। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है कि हमारे पास इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर किस में सुनाई देता है? एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस कहाँ सुनाई देगी हमें? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम, और रेडिएट करते हैं क्रोनरी आर्टरी की तरफ, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस है। पल्मोनरी स्टेनोसिस कहाँ आ जाता है? लेफ़्ट, उल्टा हो जाता है। लेफ़्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम, और रेडिएट कहाँ करता है? लेफ़्ट शोल्डर पर और इन्फा क्लेविकुलर एरिया में, ठीक है। फिर अर्ली डायस्टोलिक मर्मर में क्या आ जाता है? एओर्टिक रिगर्गिटेशन आता है और पल्मोनरी रिगर्गिटेशन आता है, ठीक है। एओर्टिक रिगर्गिटेशन हमें कहाँ सुनाई देगा? वही सेम एरिया है, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन कहीं रेडिएशन नहीं होती। पल्मोनरी रिगर्गिटेशन हमें कहाँ सुनाई देगी? लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम, ठीक है। और इसमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद मिड डायस्टोलिक मर्मर विथ ओपनिंग क्लिक, डैट इज़ मिट्रल स्टेनोसिस। ये हमें कहाँ सुनाई देती है? मिट्रल एपेक्स पे सुनाई देती है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? पैनसिस्टोलिक मर्मर। पैनसिस्टोलिक मर्मर में मिट्रल रिगर्गिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन और वीएसडी आता है। मिट्रल रिगर्गिटेशन एपेक्स पे सुनाई देती है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, रेडिएट टू द एक्सिला, ठीक है। और ट्राइकस्पिड जो है वो पैनसिस्टोलिक मर्मर फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ओवर द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। फिर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में डायस्टोलिक रंबल सुनाई देता है, ठीक है। कहाँ पर सुनाई देगा? वही सेम एरिया है, फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ओवर द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। फ्लटरिंग डिस्कम्फर्ट होती है नेक में, ठीक है। मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में डिफरेंस है। आपको मिट्रल स्टेनोसिस एपेक्स पे सुनाई देगी, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस जो है वो फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन का भी फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन जो पल्मोनरी रिगर्गिटेशन है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, उसके अलग है, ठीक है। मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, मिट्रल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एपेक्स पे सुनाई देती हैं। उसके बाद आ जाओ कि पेशेंट है हिस्ट्री ऑफ MI विद ऑर्थोपीनिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, कैन नॉट लाई डाउन फ्लैट बाय बेसिलर क्रेपिटेशंस और पैनसिस्टोलिक मर्मर है। देखो पोस्ट MI का पेशेंट है, ऑर्थोपीनिया के सिम्टम है उसको, ठीक है। तो और बाय बेसिलर क्रेपिटेशन से आपको पता है कि कौन सी रिगर्गिटेशन कॉमन होती है ऑर्थोपीनिया के सिम्टम्स के साथ? पैनसिस्टोलिक मर्मर, डैट इज़ मिट्रल रिगर्गिटेशन। और हमें क्या करना है? टू कंफर्म द डायग्नोसिस ईको करवाना है, ठीक है। आ सिनेरियो टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन प्रीवियस टॉपिक कि एक यंग अडल्ट पेशेंट है, प्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंट फेंटिंग अटैक के साथ सिंस चाइल्डहुड, और उसका प्रोलॉन्ग QT इंटरवल है, साइनस रिदम एंड नॉर्मल PR,
interval, no family history of arrhythmias or sudden death, that is ventricular tachycardia, torsades de pointes, क्योंकि frequent fainting attacks since childhood मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो है वो इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो IV मैग्नीशियम सल्फेट होती है, ठीक है। फेंटिंग एपिसोड बोल दे यंग अडल्ट हो, ठीक है। और जो है वो आपके पास क्या मेंशन कर दे कि प्रोलॉन्ग QT इंटरवल है, ठीक है। इसका मतलब ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है कि एल्डरली पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक रही है उसको, प्रेजेंट विद एक्सर्शनल डिस्निया, ECG शोज AFib, चेस्ट एक्सरे शोज राइट स्ट्रेट लेफ्ट हार्ड बॉर्डर, स्ट्रेट लेफ्ट हार्ड बॉर्डर और AFib का पेशेंट है। तो इसका मतलब AFib का पेशेंट है, इसका मतलब कि मिट्रल स्टेनोसिस है। तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस क्या क्या होते हैं, रोमैटिक फीवर, रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक फीवर, ये बात याद रखना, ठीक है। 3 दफ़ा लिखने का मकसद ही यही है। पैथोजेनेसिस क्या होती है मिट्रल स्टेनोसिस में कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर, ठीक है, लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर, जिसकी वजह से लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होती है। देयरफॉर चेस्ट एक्सरे पर हमें स्ट्रेट लेफ़्ट साइड हार्ड बॉर्डर नज़र आएगा और ब्लड जो है वो रिटर्न कर रहा होगा बैक टू द लंग्स। पल्मोनरी कंजेशन हो सकती है जिसकी वजह से आगे जाकर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, पैटोमेगैली और एसाइटिस और एडिमा वगैरह के सिम्टम्स अगर आएँ तो इट मीन्स कि इट इज़ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। तो फीचर्स क्या होंगे मिट्रल स्टेनोसिस के, मिड लेट डायस्टोलिक मरमर विद ओपनिंग क्लिक आपके पास, या ओपनिंग स्नैप, लाउड S1, मैलर रैश के साथ पेशेंट आ सकता है और एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री होगी, ठीक है। मिड लेट डायस्टोलिक मरमर जो है वो लो पिच्ड होते हैं और हमें जो एक्सपायरेशन पे सुनाई देते हैं। लाउड S1 होता है, ओपनिंग स्नैप होता है, लो वॉल्यूम पल्स होता है, मैलार फ्लश नज़र आएगा और एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। समझ में आ गई, ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेफ़्ट हार्ट मरमर्स में हमारे पास कौन कौन से, मिट्रल एंड एओर्टिक आर बेस्ट हेयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जितने भी लेफ़्ट हार्ट मरमर्स होते हैं, चाहे वो मिट्रल हो एओर्टिक हो, ठीक है, एओर्टिक वेल्व्स लेफ़्ट साइड पे होता है और मिट्रल वेल्व भी लेफ़्ट साइड पे होता है, तो वो हमें एक्सपायरेशन पे अच्छा सुनाई देता है। लेफ़्ट में ई आ रहा है ना तो एक्सपायरेशन याद रखना। और राइट हार्ट मरमर जितने भी होते हैं, ट्राइकस्पिड है, पल्मोनरी है, ठीक है, वो राइट में आई आ रहा है उससे याद रखना, वो हमें इंस्पायरेशन पे अच्छा सुनाई देते हैं। केयरफुल व्हेन लेफ्ट एंड राइट रिफर टू द साइड ऑफ द वॉल्व नॉट द एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन। यस, आपको वेल्व की साइड बता रहे हैं, नॉट द साइड ऑफ एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन, ठीक है। मिट्रल स्टेनोसिस में लेंथ ऑफ मरमर इंक्रीजेस, ठीक है। ओपनिंग स्नैप अगर जो है वो आपके पास बिकम सीवियर हो जाए, क्लोजर टू S2 हो जाए, तो इसका मतलब कि सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस डेवलप हो चुकी है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे मिट्रल स्टेनोसिस में कैसा नज़र आता है, लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होती है, ठीक है, और स्ट्रेटनिंग द लेफ़्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ECG पर आपको साइंस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, P विट्रल यानी बायफिड P वेव मिलता है, लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में बायफिड P वेव मिलता है और एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकता है, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी करवाओगे तो थिकनिंग ऑफ द मिट्रल वेल्व लीफलेट्स मिलेंगे। देखो जितने भी मरमर्स हैं ना उसको हम इको पर ही जो है वो डायग्नोज करते हैं, ठीक है। ECG चेंजेस सिर्फ फर्दर इवैल्यूएशन के लिए होता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट इकोकार्डियोग्राफी होती है, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी के ज़रिए आप मरमर्स के दरमियान उसके कॉजेज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट AFib के अंदर क्या है, अगर एर्थेमा नहीं है पेशेंट को तो डेट इज़ रेट हम बैलेंस करते तो बीटा ब्लॉकर मेटोप्रोलोल दिया जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, डिक्रीज सेप्टल वॉल थिकनेस है, डेट इज़ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है और सेप्टल वॉल थिकनेस भी बढ़ी हुई है, तो डेट इज़ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। समझ में आ रही है, सेप्टल वॉल थिकनेस बढ़ी हुई है तो उससे याद रखना हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में आपको इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ मिलता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और सेप्टल वॉल थिकनेस भी कम है, ठीक है। बेसिक्स बताएं इसमें डायलेटेड में कि डायलेटेड हार्ट लीड्स टू सिस्टोलिक प्लस माइनस डिस्टोलिक डिसफंक्शन दोनों करवा सकते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों करवा सकती हैं।
इसमें ऑल 4 चैम्बर्स आर अफेक्टेड बट द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो मोर कॉमनली अफेक्ट होते हैं रादर देन द राइट वेंट्रिकल। तो फीचर्स इसमें क्या होते हैं, अरिथमियाज होते हैं, एम्बोली, मिट्रल रिगर्गिटेशन आपको सुनाई देगी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कंजेनाइटल वैल्वुलर और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, और कॉजेज ऑफन कंसीडर्ड सेपरेट एंटाइटीज़, अल्कोहल हो सकता है, और अल्कोहल अगर है तो आप थायमिन दे दोगे तो ये इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है, ठीक हो जाता है। पोस्टपार्टम में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन है, हाइपरटेंशन इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। फिर अदर कॉजेज़ में इनहेरिटेड है, प्रीवियस एमआई है, इन्फेक्शन कॉक्सैकी, बी, HIV, डिप्थेरिया, पैरासाइटिक, इंडोक्राइन में हाइपोथायरॉयडिज्म, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ में हीमोक्रोमेटोसिस है, सार्कोइडोसिस है, न्यूरोमस्कुलर में ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, न्यूट्रिशनल में कैविशियर है, प्लेग्रा है, थायमिन, सेलेनियम डेफिशिएंसीज, ड्रग्स में डॉक्सोरूबिसिन है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो कौन से, वो स्टार्टिंग के हैं कि अल्कोहल, पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन, इन्फेक्शंस आपको याद रखने, इंडोक्राइन में हाइपरथायरॉयडिज्म और इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ में हीमोक्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस वगैरह, और जो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। और इनहेरिटेड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है वो ड्यूशेन मस्कुलर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, ठीक है, और इसमें ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, बस इतनी बात याद रखना। अरिथमियाज की मैनेजमेंट, सप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नैरो कॉम्प्लेक्स है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है, वेल्सल्वा मैनोवर और कैरोटिड मसाज कर दो। इम्प्रूव नहीं होता है, एडिनोसिन 6 mg IV बोलस देना है, नहीं इम्प्रूव हुआ डबल द डोज 12 mg, नहीं इम्प्रूव हुआ अनदर डोज दे देना आपने 12 mg, ठीक है। अनयूज़फुल देना आप किस पे आते हो, थकार के कार्डियोवर्जन पे आते हो। अगर हीमोडायनेमिकली पेशेंट अनस्टेबल है तो आपने डायरेक्टली कार्डियोवर्जन करना है, ठीक है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, पेशेंट जो है वो रिकरेंट फेंटिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है, यंग पेशेंट है, टॉर्सडी डिपॉइंटिस का केस है तो IV मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। AFib का पेशेंट है, वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, बीटा ब्लॉकर देना है, एस्थमेटिक है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है, अगर हार्ट फेलियर के साथ एसोसिएटेड है तो डिजॉक्सिन देना। अभी हम लोगों ने एट्रियल फिब्रिलेशन किसका कॉज पढ़ा है, मिट्रल स्टेनोसिस का कॉज पढ़ा है ना, यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर ये मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ अगेन जहाँ पे हमने छोड़ा था कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पेशेंट स्टेबल है, आपने IV एम्योडरोन देना है, ठीक है। VFib का पेशेंट है, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का पेशेंट है तो उसमें क्या करते हैं, डिफिब्रिलेशन करते हैं। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, हाइपोटेंशन है या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ग्रेटर दैन 150 ऑनगोइंग चेस्ट पेन है, इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आपने इमीडिएट DC कार्डियोवर्जन करना है, ठीक है। और एनी अरिथमिया इन एन अनस्टेबल पेशेंट उसके लिए चॉइस क्या होती है, DC कार्डियोवर्जन ही होती है अनटिल अनलेस पेशेंट कोलैप्स किया हुआ हो या उसकी पल्स जो है वो एब्सेंट हो। उसके बाद फिर आपके पास एल्डरली पेशेंट सडनली फेल अनकॉन्शियस, ही रिकवर्ड कम्प्लीटली विद इन अ फ्यू मिनट, ही रिमेंबर द इवेंट वेरी वेल, ही डिड नॉट ट्रिप, he felt hot and flushed after the episode but he did not feel dizzy or sweaty before the fall. The best investigation is 12 lead ECG पे आप चेक कर लो कि भाई कहीं हार्ट डिजीज़ तो कॉज नहीं है क्योंकि पेशेंट एल्डरली है और इस तरह की विदाउट एनी रिलायबल फैक्टर वो इस तरह से प्रेजेंट किया आपके पास। एनालिसिस एंड कॉजेज ऑफ फॉल हमारे पास क्या होते हैं, कार्डियक कॉज होता है अरिथमियास, पोस्चर, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, हाइपोग्लाइसीमिया, सीजर से। अगर आपके पास जो कॉज है वो हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, स्वेटी, डिजी बिफोर द एपिसोड, प्लस ही वुड नॉट रिकवर्ड अंटिल ग्लूकोज इज एडमिनिस्टर्ड। सीजर का पेशेंट है, ठीक है, तो इसमें जो है ना पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है आफ्टर द एपिसोड, कन्फ्यूजन एंड ड्राउजीनेस, ठीक है। और उसके बाद पोस्चरल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, पेशेंट की फॉल की हिस्ट्री होगी, ठीक है। और जो
फॉल कब होगा, जब वो सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन पर आएगा, ठीक है। और पेशेंट वुड हैव फेल्ट डिजीनेस बिफोर द फॉल, हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्ट मोबिलाइजेशन विच आर नॉट मैंशन हेयर। उसके बाद द लाइकली कॉज हेयर इज़ अरिथमिया, कार्डिक कॉज लाइक स्टोक एडम अटैक, यस स्टोक एडम अटैक, बार बार बेहोश होना फिर रिकवर हो जाना, दैट इज स्टोक एडम अटैक, जो हमें 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में मिलता है, ठीक है। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में नज़र आता है। फेल्ट हॉट एंड फ्लश्ड आफ्टर रिकवरी विच मीन्स दैट द ब्लड हैज़ बीन रैपिडली पम्प बैक टू द हार्ट, डायलेटेड वेसल, डायलेटेड ड्यू टू हाइपोक्सिया कॉज बाय इरेगुलर रिथम। तो हमें क्या करना है, 12 लीड ECG मॉनिटरिंग इज़ रिक्वायर्ड। स्टोक एडम अटैक क्या होता है कि सडन कोलैप्स इनटू अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू अ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रिदम इन विच देयर इज़ अ स्लो या एब्सेंट पल्स हो, जिसकी वजह से सिंकॉपी हो रही है, फेंटिंग विथ और विदाउट कन्वर्जेंस, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना, ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में मिलता है स्टोक एडम सिंड्रोम, दैट इज़ 3rd हार्ट ब्लॉक, ये बात याद रखना। उसके बाद अनदर है कि एन एल्डरली पेशेंट है, फेल एंड कोलैप्स इन कॉपी, ही वॉज ट्रांसफर टू AND, नाउ ही इज़ फुल्ली कॉन्शियस। ECG में इरेगुलर रिदम आ रही है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। अच्छा, इकोकार्डियोग्राम से हमें अंडरलाइन कॉज का पता चलता है ऑफ दिस इरेगुलर रिदम, सो हम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज देंगे। मर्मर्स इन पेडियाट्रिक ग्रुप, प्री टर्म बेबी है विथ कंटिन्यूस और मशीनरी मर्मर के साथ आ रहा है, कंटिन्यूस और मशीनरी मर्मर एग्जाम में अगर ये दे दे तो दैट इज़ पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, ठीक है। साइनोटिक बेबी विथ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, दैट इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। साइनोटिक बेबी है विथ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, तो दैट इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो ये जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्यों होता है, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, विच वन ऑफ द 4 मेजर फीचर्स ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। प्रोग्रेसिव सीवियर साइनोसिस, पुअर फीडिंग, होलोसिस्टोलिक या फिर पेनिस्टोलिक मर्मर अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, पीडियाट्रिक में ये मेंशन कर दे, दैट इज़ ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। समझ में आ रही है बात, पुअर फीडिंग है और प्रोग्रेसिव सीवियर साइनोसिस दे दिया, पेनसिस्टोलिक मर्मर मेंशन कर दिया कि अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर आपको सुनाई दे रहा है, 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, दैट इज ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। ए साइनोटिक प्लस पेनसिस्टोलिक मर्मर है तो दैट इज़ VSD, ठीक है। साइनोटिक अगर है तो दैट इज़ ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। अगर साइनोटिक बेबी विथ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, और मशीनरी मर्मर या कंटिन्यूस प्री टर्म बेबी में मर्मर है दैट इज़ पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, ठीक है। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में हम क्या करते हैं, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में राइट टू लेफ्ट शंट होता है, ठीक है। 5 T's विथ 1 to 5 निमोनिक्स, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वास्कुलर रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब इसमें याद रखना 5 T's ट्रंक, इसमें 5 T's साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है, दैट्स वाई हमें साइनोसिस मिलती है, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वास्कुलर रिटर्न। ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, जिसमें हमारे पास ASD आता है, VSD आता है, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस आता है, कॉक्टेशन ऑफ द एओर्टा आ जाता है, दैट ऑल आर द कॉजेज ऑफ ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर के पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, पेशेंट ए साइनोटिक होगा। लेकिन टेट्रोलॉजी फैलेट हो, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया हो, साइनोटिक हो। पेनसिस्टोलिक मर्मर हमें मिट्रल रिगर्गिटेशन में मिलता है, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में मिलता है और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में मिलता है। समझ में आ रही है बात। अब पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस में इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जनरली क्लासिफाइड एज ए साइनोटिक। इसमें क्या होता है कि कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड डिसेंडिंग एओर्टा बन जाता है, ठीक है। और मोर कॉमन इन प्री मेच्योर प्री टर्म बेबीज़ और इट मे क्लोज स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे कि लेफ्ट सब
क्लेविकुलर थ्रिल नज़र आएगी हमें, रफ सिस्टोलिक मर्मर अलोंग दी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, और मशीनरी मर्मर, कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर सुनाई देता है, और लार्ज वॉल्यूम बाउंडिंग कोलैप्सिंग पल्स होती है, वाइड पल्स प्रेशर। कुछ भी मेंशन आपके पास कर दे, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेंशन करते हैं डेट इज़ कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर या सिस्टोलिक मर्मर अलोंग दी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, जिसकी जगह लेफ्ट सब क्लेविकुलर थ्रिल भी दे सकते हैं, लेकिन परसिस्टेंट का वर्ड लाजमी यूज़ करेंगे। तो डायग्नोसिस क्या बनेगी, इकोकार्डियोग्राफी, और पैटेंट डक्टस आर्टियोसिस में ए साइनोसिस होता है। मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम एनसेड देते हैं, क्योंकि एनसेड क्या करता है, ये क्लोज कर देता है कनेक्शन को, ठीक है। उसके बाद इंडोमेथासिन या आइबोप्रोफिन हम दे सकते हैं टू क्लोज द ड्रग। प्रोस्टाग्लैंडिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई और हमारे पास जो है, अगर कोई अनदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है एमेनेबल टू सर्जरी, देन प्रोस्टाग्लैंडिन E1 दिया जाता है, ठीक है, विच इज़ यूज़फुल टू कीप द डक्ट ओपन अंटिल आफ्टर सर्जिकल रिपेयर, ठीक है। लेकिन हम इसमें बंद करना चाहते हैं कनेक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करना चाहते हैं, तो हम एनसेड देंगे। और उसके बाद 14 डेज़ ओल्ड बेबी है, ठीक है, साइनोस्ड है और डिसैचुरेटेड विथ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपको बता दिया, आपके पास क्या है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, यहाँ पर कहाँ पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ा है कि इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कहाँ मिलता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में मिलता है, ठीक है, साइनोटिक बेबी होता है। उसके बाद पैन सिस्टोलिक मर्मर है तो ट्राइकस्पिड एट्रीजिया में मिलेगा। तो इसके लिए आप कोई निमोनिक बना सकते हो, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, टॉफ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, टॉफ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन पर अपने पास कि हाँ, द कॉज ऑफ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर क्यों हो रहा है, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या चीज़ें होती हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। At birth, the transposition of great artery is the more common lesion, as a patient with tetralogy of Fallot generally present at around 1 to 2 month. बर्थ के 1 to 2 मंथ में पेशेंट प्रेजेंट कर जाता है, although may not be picked up until the baby is 6 months old. Tetralogy of Fallot is a result of anterior malalignment of aorticopulmonary septum. 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ये याद रखना कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में क्या क्या आता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर और ओवर राइडिंग एओर्टा होता है। VSD राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, PS यानी पल्मोनरी स्टेनोसिस, VSD RVH PS और ओवर राइडिंग एओर्टा, ठीक है। जो हमारे पास इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है ना, वो पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से मिल रहा होता है। उसके बाद सीवियरिटी ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ साइनोसिस। अदर फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास साइनोटिक के राइट टू लेफ्ट शंट होता है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हमें टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में मिल रहा होता है, ठीक है। ये सारी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की कैरेक्टरिस्टिक। चेस्ट एक्सरे पर बूट शेप हार्ट आपको नज़र आ रहा है और ECG पर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आ रही है, तो डैट इज़ द केस ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। सर्जिकल रिपेयर करना होता है और साइनोटिक एपिसोड्स के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। और फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का केस है, डैट इज़ ऑटोजोमल डोमिनेंट। कब हम इसको सस्पेक्ट करते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ग्रेटर दैन 7.5 हो, फैमिली हिस्ट्री हो MI के इन अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बिफोर द एज ऑफ 60 और सेकेंड डिग्री रिलेटिव बिफोर द एज ऑफ 50। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आते हैं और सेकेंड डिग्री रिलेटिव में ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स और अंकल्स वगैरह आ जाते हैं। फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्डियोवर्जन करते हैं, डिफिब्रिलेटर, क्योंकि इसमें पेशेंट हमेशा सडन कोलैप्स, नॉट ब्रीथिंग, अनकॉन्शियसनेस और नो पल्स के साथ आता है। उसके बाद वाइल इन हॉस्पिटल एडल्टी पेशेंट फाउंड अनरिस्पॉन्सिव, नो पल्स, नो ब्रीथिंग, नो साइंस ऑफ लाइफ, मैनेजमेंट क्या होगी।
देखो ऑप्शन में आपके पास कॉल फॉर हेल्प, स्टार्ट CPR, गेट डिफिब्रिलेटर और रिससिटेशन टीम, ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करोगे, ठीक है। फिर सेकंड लाइन क्या होगा हमारे पास कि CPR स्टार्ट करना है, फिर थर्ड डिफिब्रिलेटर, फिर आखिर में ALS को आपने कॉल करनी होती है, ठीक है। तो पेनसिस्टोलिक मरमर किस किस की वजह से होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा मिट्रल रिगर्गिटेशन, ठीक है। मिट्रल रिगर्गिटेशन के साथ क्या आता है, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन आता है और VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगर स्मॉल होल है तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, लेफ्ट स्टर्नल पेनसिस्टोलिक मरमर विथ सिस्टोलिक थ्रिल होता है। अगर लार्ज होल है तो पेनसिस्टोलिक मरमर अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट स्टर्नल हीव सुनाई देती है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। VSD में लेफ्ट स्टर्नल हीव सुनाई देगी एंड सिस्टोलिक थ्रिल। पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है और में डेवलप राइट टू लेफ्ट शंट, जिसकी वजह से साइनोसिस हो सकती है, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में वीक डेड पार्ट ऑफ द मसल, कार्डियक मसल कैन कॉज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू द लंग्स यानी पल्मोनरी एडिमा कॉज करवा सकता है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, आफ्टर पोस्ट MI, डीसैचुरेशन, डिस्निया, ऑर्थोपेनिया, क्रिपिटेशंस के साथ परफॉर्म चेस्ट एक्सरे टू डायग्नोज, इको टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा और ट्रीट विथ मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट और फ्यूरोसेमाइड। अगर ECG पर कोई करेक्शन आपको P वेव और QRS कॉम्प्लेक्स की नज़र नहीं आ रही, डेट इज़ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें स्टोक एडम सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 57 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है और वो इनैलेप्रिल पर है फॉर हाइपरटेंशन, वो ड्राई कप डेवलप कर दिया। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, हम ACI को चेंज कर देंगे क्योंकि ACI के जो आपके पास जो कॉजेज़ होते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो एंजियोएडिमा होते हैं, ड्राई कफ होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और भी रिनल फेलियर होता है, ठीक है, और हाइपरकैलेमिया होता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, ARBs देंगे, लोसार्टान, ठीक है। अदर ARBs में क्या आ जाते हैं, लोसार्टान के अलावा वल्सार्टान और कैंडीसार्टान आ जाता है, ठीक है। और अनदर साइड इफ़ेक्ट ऑफ ACI इज़ रिमेंबर्ड है, जो मैंने भी बता दिया, हाइपरकैलेमिया। पेनसिस्टोलिक मरमर एपिक्स पे सुनाई दे रही है और हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर है, तो डेट विल बी अ केस ऑफ मिट्रल रिगर्गिटेशन। मिट्रल रिगर्गिटेशन कैन अकर सेकेंडरी टू MI, रप्चर ऑफ पेपिलरी मसल्स। मिट्रल रिगर्गिटेशन कैन अकर सेकेंडरी टू रूमेटिक फीवर। मिट्रल रिगर्गिटेशन लीड टू राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। और मिट्रल रिगर्गिटेशन कैन लीड टू पल्मोनरी एडिमा। रूमेटिक फीवर कैन लीड टू आइदर मिट्रल रिगर्गिटेशन और मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। ये बात याद रखना, वी कैन डिसाइड बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर। मिट्रल स्टेनोसिस में मिड लेट डायस्टोलिक मरमर विद ओपनिंग क्लिक होता है और ये हमें एपेक्स पे सुनाई देता है, लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, और मिट्रल रिगर्गिटेशन जो है वो एपेक्स पे सुनाई देता है और रेडिएट करता है एक्सिला पर, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ इसमें हमें क्या दिखेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के एडिमा और एसाइटिस के सिम्टम दिखेंगे। उसके बाद अनदर केस है कि 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है विथ हाइपरटेंशन, प्रीवियस MI और एस्थमा के साथ प्रेजेंट कर रही है और कंप्लेनिंग है रिकरेंट फॉल्स की। ही वाज ऑन सैल्ब्यूटामोल इनहेलर, बहुत मल्टी ड्रग उसके पास हैं। तो लाइकली कॉज ऑफ द रिकरेंट फॉल पोस्चरल हाइपोटेंशन, वाई, क्योंकि एक तो वो थायराइड लाइक डायूरेटिक्स और यूज़ कर रही है, ठीक है। ACI यूज़ कर रही है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें एम्लोडाइपिन वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो यूज़ कर रही है। तो दिस ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट्स आर नोन टू कॉज ऑर्थोस्टेटिक पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होगा कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करोगे और प्लस रिव्यू करोगे आप पेशेंट्स की मेडिकेशंस को। एंटीरियर MI है, एंटीरियर MI में मैंने बताया था
V1 एंटेरोसेप्टल जिसको बोलते हैं, V1 से V4 और लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद एल्डरली पेशेंट है विथ फेल एंड कोलैप्स सिंकोपी के साथ आया है, ट्रांसफ़र टू AED नाउ इज़ फुल्ली कॉन्शियस, ECG पर इरेगुलर रिदम शो रहा है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। देखो ECG पहले हो चुकी है, अब क्या करोगे, इकोकार्डियोग्राम करोगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वेल्वुलर हार्ट डिजीज डेट कॉज सिंकोपल अटैक दैट इज़ एओर्टिक स्टेनोसिस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हमें इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर मिलता है एट सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, प्लस माइनस एंजाइना मिल सकता है और प्लस माइनस डिस्निया मिल सकता है। सिंकोपी ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर एक्सर्शन एक्सरसाइज ECG करवानी होगी, ठीक है। दिस पेशेंट लाइकली हैव एट्रियल फिब्रिलेशन कॉजिंग ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। सिंकोपी प्लस इरेगुलर रिथम से आपने पहचाना। टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन वी विल डू इको, ठीक है। कॉजेज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, एंडोकार्डियम कॉज में एंडोकार्डाइटिस, मिट्रल वाल्व डिजीज आ जाती है, मायोकार्डियम में कार्डियोमायोपैथी आ जाता है, पेरिकार्डियम में कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है, हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, MI है, हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, तो ये सब एट्रियल फिब्रिलेशन करवा सकता है। तो अगर कोई कुछ याद नहीं रहता, आपने ये याद रखना है, एंडोकार्डियम वाले कॉजेज़ मिट्रल वाल्व डिजीज़ है, एंडोकार्डाइटिस है, मायोकार्डियम के कॉजेज़ पेरिकार्डियम वाले, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो इसको पायरेट्स से याद रखते थे, ठीक है। ये हमारे पास एक निमोनिक्स होती थी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, और उसके बाद रोमेटिक फीवर है, तो ये सब सारी चीज़ें। एओर्टिक स्टेनोसिस में इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर मिलता है और इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिंकोपी। और एओर्टिक स्टेनोसिस कहाँ पर सुनाई देता है, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम, और ये रेडिएट करता है कैरोटिड आर्टरी पर, ठीक है। 6 वीक ओल्ड बेबी है, प्रेजेंट कर रही है विद द फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव साइनोसिस, पुअर फीडिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिंस द एज ऑफ 2 वीक्स, और होलो सिस्टोलिक मरमर है। देखो साइनोसिस दे दिया आपको और पेनसिस्टोलिक मरमर दे दिया, बच्चे की एज दे दी 6 वीक ओल्ड है, तो डैट इज़ ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ठीक है। प्री टर्म बर्थ है, PDA से याद रखना, प्री टर्म बर्थ और कंटिन्यूस मरमर या मशीनरी मरमर होता है तो पैटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। साइनोटिक बेबी है विद इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, तो क्या होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, और इसमें बूट शेप हार्ट नज़र आता है आपको चेस्ट एक्सरे पर, ठीक है। प्रोग्रेसिव सीवियर साइनोसिस है, पुअर फीडिंग है, होलो सिस्टोलिक मरमर सुनाई दे रही है अलॉन्ग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, डेट इज़ ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। ए साइनोटिक है और पेनसिस्टोलिक मरमर है और बच्चा है तो VSD है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो बिफोर, अब यहाँ पर अनदर केस है, बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एम्योडेरोन हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया चेक करना होता है, क्योंकि बिकॉज एम्योडेरोन जो है वो क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग से बिलोंग करता है और ये एट्रियल नोडल और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसके जो मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये क्या करते हैं कि ये ब्लॉक कर देते हैं पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन इनहिबिट हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट टेकिंग एम्योडेरोन, इसमें आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है, LFTs लीवर फंक्शन टेस्ट करना है, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं, चेस्ट एक्सरे, ECG प्रियर टू द ट्रीटमेंट, और फिर TFT LFT एवरी 6 मंथ पर देखना है, आफ्टर द ट्रीटमेंट ECG एवरी 12 मंथ पे देखना है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्योडेरोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड डिसफंक्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म भी करवा सकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म भी करवा सकता है, कॉर्नियल डिपॉजिट्स हो सकती हैं, पल्मोनरी फिब्रोसिस विच इज़ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट्स, निमोनाइटिस करवा सकता है। उसके अलावा आपने एक और याद रख लो कि पेरीफेरल न्यूरोपैथी करवा सकता है, मायोपैथी लीवर को ख़राब कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल करवा सकता है, ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अ रेसिंग हार्ट और पैल्पिटेशन इज़ अ कॉमन फिनोमिना इन अल्कोहलिक्स विच इज़ नॉट सीरियस और हार्मफुल, तो हम क्या करेंगे, रीअश्योर करेंगे। पल्मोनरी रिगर्गिटेशन है, उसमें अर्ली डायस्टोलिक मरमर मिलता है जो कि लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम मिलता है, उसमें सिम्टम्स मिलते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि आफ्टर सर्जिकल करेक्शन ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ
फैलेट अर्ली इन लाइफ द करेक्टेड पल्मोनरी स्टेनोसिस विच इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। वो क्या करता है कि कॉम्प्लिकेट कर देता है पल्मोनरी रिगर्गिटेशन, पल्मोनरी रिगर्गिटेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें पल्मोनरी रिगर्गिटेशन में अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिलते हैं। समझ में आ रही है? तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में पल्मोनरी स्टेनोसिस भी हो सकती है। पल्मोनरी स्टेनोसिस में कैसा मर्मर मिलता है हमें? अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिलता है, ठीक है। और पल्मोनरी रिगर्गिटेशन पल्मोनरी स्टेनोसिस में हमें जो है वो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिलता है, ठीक है। और पल्मोनरी रिगर्गिटेशन में कौन सा मर्मर मिलता है? अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिलता है। मर्मर था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिटेन नहीं रहता, इसको बार बार रिवाइज करना है। फिर उसके बाद एक केस देख लेते, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अ मैन हु हैड कार्डियक सर्जरी व्हेन ही वाज अ चाइल्ड प्रेजेंट करता है डायस्टोलिक मर्मर के साथ, ठीक है। कार्डियक सर्जरी हुई है जब वो चाइल्ड था, अब डायस्टोलिक मर्मर के साथ है। तो कार्डियक सर्जरी मोस्ट कॉमनली हो सकता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की वजह से हुई हो, ठीक है। तो पल्मोनरी रिगर्गिटेशन हो सकता है डेवलप हो गई हो। उसके बाद नेक्स्ट केस हम नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे।